आज गांव सरकार की 9वीं कड़ी में हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। पिछले 8 कड़ियों में गांव सरकार की उन सारी बातों को बताया और पिछली बार में तो मैंने कहा कि गांव को किस तरह से गधा बनाया गया है। आज साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो गांव सरकार के जो 29 विभाग, मैंने आपको चर्चा की थी कि जो 29 विभाग तो है ही हैं गांव के लिए और वो संविधान द्वारा दिए गए हैं, लेकिन 29 विभाग के अलावा भी बहुत सारे ऐसे गांव जो पंचायती राज अधिनियम में हैं वो भी गांव को दिए गए हैं। उसके अलावा, और आपको आश्चर्य होगा कि इतने भी काम गांव को सरकार को दिए गए हैं संविधान के अलावा कि गांव सरकार को गांव पंचायतों को करना चाहिए। लेकिन उसके पहले हम आपको ये बताएंगे, जैसे कि हर बार मैं बताता था कि किसी न किसी महापुरुषों ने गांव सरकार के बारे में क्या कहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि महापुरुषों के अलावा जो संविधान की व्यवस्था है उसके बारे में संवैधानिक संस्थाओं ने क्या कहा है। देखिए, जब वाजपेयी जी की सरकार आई 1999 में और 2000 में, सन 2000 में ही उन्होंने एक कमीशन बनाया। वो कमीशन था कि नेशनल कमीशन एक बनाया, इस बात का राष्ट्रीय कमीशन, कि संविधान का जो काम चल रहा है वो ठीक ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसको बोलते हैं रिव्यू कमीशन। तो उसको रिव्यू करने के लिए, संविधान के वर्किंग को रिव्यू करने के लिए उन्होंने एक कमीशन के गठन किया कि वो संविधान के तमाम पहलुओं को देखेगा कि संविधान ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि उस कमीशन ने गांव के पंचायतों के बारे में एक अलग से उन्होंने एक अध्याय लिखा कि गांव की पंचायतें जो हैं वो ठीक ढंग से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, और अगर नहीं कर रही हैं तो उसके लिए संविधान में किस प्रकार का संशोधन करना चाहिए, एक अलग से अध्याय लिखा। और उस कमीशन का कौन अध्यक्ष था उस समय? जो वेंकट चलैया, जो माने जाने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो उसके चेयरमैन थे। और उस कमीशन में कम से कम दर्जनों हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, जज और सुप्रीम कोर्ट के जजों को शामिल किया गया था कि इन लोगों का जो दृष्टिकोण है वो संविधान के बारे में, वर्किंग के बारे में क्या दृष्टिकोण है, उस पर उन्होंने चर्चा करेंगे और वो समझदारी के एक रिपोर्ट देंगे। तो उन लोगों ने उस समझदारी से एक साथ एक रिपोर्ट बनाई और ये रिपोर्ट दिया और एक अध्याय शामिल किया। और उन्होंने भी लिखा कि जो संविधान में आपने ये बात राज्य सरकारों को छोड़ दिया है कि सरकारें गांव को अधिकार दें, और वो सारे अधिकार जो 29 विभाग केंद्र ने संविधान में दी गई है वो राज्य सरकारें उनको दे दें 29 विभाग, और भी किस तरह से गांव पंचायतों को और अधिकार दिया जाए, ये सारी चीज़ों को ये राज्य सरकारों ने एक तरह से लागू नहीं किया है। इसलिए ज़रूरी है कि संविधान में ही एक व्यवस्था कर दी जाए कि राज्य सरकारों के लिए जरूरी बन जाए ये सारे 29 विभागों का अधिकार देना, और सारे और जो अधिकार जरूरत है उन गाँव को देना, उनको अपनी व्यवस्था चलाने के लिए ये सारे के सारे वो अधिकार उनको दे दिए जाए। ये उन्होंने एक व्यवस्था, एक सुझाव दिया। यही बात तो हम लोग कह रहे हैं। और ये इस बात को खाली वो जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट की चर्चा कहाँ की गई है, वो रिपोर्ट तो एक लंबा चौड़ा रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को समझने में आप सब लोगों को मुश्किल होगी। लेकिन उस रिपोर्ट की जो चर्चा है, मज़ेदार बात है ये देखिए, मैं आप फिर उसी प्रमाणिकता को साबित करने के लिए कर रहा हूँ कि ये एल.के. आडवाणी जी ने एक किताब लिखी, बड़ी मोटी किताब है। एल.के. आडवाणी जी ने लिखा कि माई कंट्री माई लाइफ, एक इन्होंने एल.के. आडवाणी जी ने। आडवाणी जी आप भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े नेता हैं आप समझ सकते हैं। तो ये आडवाणी जी ने एक किताब लिख के और इसमें लिखा कि ये मेरी सोच थी कि एक संवैधानिक कमीशन बनाए, संविधान के रिव्यू करने के लिए कमीशन बनाया जाए और वो कमीशन देखे कि संविधान ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। और उन्होंने ये बात को लिखा है कि आडवाणी जी ने कि संविधान में जो रिव्यू कमेटी ने ये जो बात दी कि गांव पंचायतें ठीक से काम नहीं कर रही हैं, उनको अधिकार मिलना चाहिए, ये बात कमीशन ने दिया। और मैं चाहता हूं कि इसको जल्द से जल्द लागू की जाए। ये अलग बात है, ये किताब तो इधर आई है 2010 में आई है, वो कमीशन तो बना था 2000 में,
और 2003 में उसकी रिपोर्ट भी आ गई थी। और रिपोर्ट आने के बाद उस समय 4 के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, इसलिए ये रिपोर्ट को उन्होंने लागू नहीं किया। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से आ गई। अडवाणी जी ने कि जो बात लिखी गई है, जो कमीशन ने अडवाणी जी ने बैठवाया, जो बात उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि पंचायतों को अधिकार मिलना चाहिए, तो ये सारी बातें आज की सरकारों को तो लागू करना चाहिए। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पिछली बार भी मैंने कहा था कि 2014 से इनकी सरकार है और आज भी इनकी सरकार है, और ये क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। तो ये इतने महत्वपूर्ण बात को पहले तो महापुरुषों ने, मैंने आपको बताया कि महापुरुषों ने कहा गाँव की सरकार के बारे में, अब संवैधानिक लोगों ने, न्यायाधीशों ने कहा, कानून के विशेषज्ञों ने कहा, कानून के जानकारों ने कहा, और चीफ जस्टिस के साथ तमाम चीफ जस्टिसों ने, जो मुख्य न्यायाधीश थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश ने, इन लोगों ने मिलकर कहा कि गांव पंचायतों को अधिकार दिलाना चाहिए। तो क्या कोई इसमें कोई संदेह है कि किसी तरह से कि गांव को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? आखिर अब कौन सी चीज़ की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये चीज़ हो जाए तब गाँव को अधिकार मिलना चाहिए? तो ये स्थिति आप देख लीजिए कि आप समझ लीजिए कि किस तरह से गांव के उपेक्षा कर रही है। इसी बात को मैं आपके समक्ष बार बार ला के रखना चाहता हूँ। साथ ही एक बात और, आज मैं जो विषय रखा गया है कि गांव के जो गांव करे फैसला और गांव करे काम, गांव करे फैसला और गांव करे काम, इसको पहले भी कह चुका हूँ। गांव को जब अधिकार है तो अपने अधिकारों के बारे में वो खुद फैसला भी करे और खुद काम करे। एक सिद्धांत है, आपको समझा दें अंग्रेजी में, वो 3F है। 3F सिद्धांत का मतलब माना जाता है कि 3F मतलब एक F, पहला F है फंड, दूसरा F का मतलब फंक्शन, और तीसरा F का मतलब फंक्शनरी। इसको मैं हिंदी में बता रहा हूँ। आपके पास फंड भी हो, फंक्शन मतलब क्या करना है, वो कौन सा काम, क्या क्या काम करना है, उसको बोलते हैं फंक्शन, और फंक्शनरी का मतलब यह है कि आपके पास वो काम करने वाले कर्मचारी और उसके साथ जो सुविधाएं उनके साथ जुड़नी चाहिए वो हो। तो आप ये देखिए, आपने हड़प लिया है, तो इसीलिए हमको उन्हीं चीज़ों को पाना है कि जो उन्होंने हड़पा है, इसको कैसे हम उन अधिकार लें, और इसीलिए इस गुलामी से मुक्ति की बात बार बार मैं उठाता हूँ। अब इस आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं कि वो कौन कौन से आपको अधिकार और हैं जो कि उस 29 विभागों के अलावा है। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। इसको समझने की इसलिए जरूरत है कि आप ये न समझें कि गांव पंचायतों को अधिकार मिले नहीं हुए। मैं बार बार ये बात को दोहराता हूँ कि मैं कोई अपने तरफ से नई बात नहीं जोड़ रहा हूँ, न कोई आपको ख्याली पुलाव दिखा रहा हूँ, बल्कि वही बातें कर रहा हूँ जो आपको मिले हैं, लेकिन वो आपको से वो हड़प लिए गए हैं, और उन्हीं हड़पे अधिकारों की आप चर्चा करूँगा मैं। देखिए, फिर मैं पंचायती राज अधिनियम ये आपको बार बार दिखाता हूँ, मेरे पास रहता है ताकि कोई सवाल पैदा ना हो। अब इसमें मैं आज थोड़ा पढ़ के आपको बताऊंगा कि वो पंचायती राज अधिनियम में वो कौन कौन से अधिकार, पंचायती राज अधिनियम जो उत्तर प्रदेश में 1947 से चल रहा है उसमें बनाया गया है, तो वो कौन कौन से अधिक अधिकार उनका, फिर दोहरा रहा हूँ कि जो 29 अधिकार मिले हैं उसके अलावा ये अधिकार है, वो अधिकार कौन करना। अब ये पहला है कि सार्वजनिक सड़कों, जल मार्गों, अन्य मामलों के संबंध में ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया। यानी कि ऐसे समझिए कि गांव पंचायत में जो भी ज़मीन है, जिस पर कि गांव पंचायत की अपनी ज़मीन है, उस पर अगर कोई सड़क है या उसमें जल मार्ग है, तो उसके बारे में, सब रख रखाव के बारे में, उसका निर्माण के बारे में पूरा का पूरा गांव पंचायत को ही अधिकार है और किसी को अधिकार नहीं। उसके लिए क्या कर सकती है गांव पंचायत कि उसके पुल का निर्माण कर सकती है। उसके लिए आस पड़ोस में मान लीजिए कोई क्षति पहुंचा रहा है तो उसको रोक टोक कर सकती है। आसपास में सड़कों किनारे झाड़ी और तमाम जंगल बन गया है तो उनकी सफाई कर सकती है। उससे जो है उन रास्ते में, उसके अलावा गांव को ये भी अधिकार है कि पानी के पीने की, जो पकाने के लिए जो पानी की व्यवस्था है, कौन पानी पीने के इस्तेमाल किया जाएगा, कौन पानी पशुओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कौन पानी अन्य कामों के लिए किया जाएगा। फिर अधिकार मिला है कि तालाबों की सफाई के लिए तालाब का पानी का कौन इस्तेमाल करे, तालाबों के पानी में गंदगी न फैलाया जाए, इसके लिए उन गांव पंचायतों को ये पहले से अधिकार मिला है। ये उस 29 विभागों के अलावा उनको मिला। सफाई के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा अधिकार गांव को पहले दिया जा चुका है कि सफाई में
वो क्या कर सकती हैं। और पानी के संचालन के लिए कि पानी की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, पानी के उपयोग के लिए क्या की जा सकती है, ये भी गांव पंचायतों को अधिकार मिला है। गांव के पंचायतों को अधिकार मिला है स्कूलों और अस्पतालों को बनाने के लिए और रखने के लिए। बताइए कितना पुराना ये अधिकार है, स्कूल और अधिकार पंचायत बनाने के लिए। इनको ये भी अधिकार है कि एक गांव, दो गांव, तीन गांव मिलके स्कूल अस्पताल अपना बना सकते हैं, होम्योपैथी का अस्पताल बना सकते हैं, यूनानी अस्पताल बना सकते हैं, आयुर्वेदिक का अस्पताल खोल सकते हैं, जो भी अस्पताल खोलना चाहें गांव वाले खोल सकते हैं, और छोटी मोटी सुरक्षा की व्यवस्था उन अस्पतालों में गांव वाले कर सकते हैं। ये उनको अधिकार मिला हुआ है। इसके से जो महत्वपूर्ण अधिकार है कि भूमि लेने के लिए भी अधिकार है। एक आप बताइए कि भूमि अर्जित करने के लिए, आप गांव वालों के नहीं है, गांव में मान लीजिए सामाजिक कार्य अगर हमें करना है और अगर भूमि नहीं मिल रही है तो हम भूमि भी अर्जित कर सकते हैं, ये भी गांव को अधिकार मिला हुआ है। भूमि अर्जित के अलावा कोई भी एक और अधिकार जो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार ये है कि एक लंबा चौड़ा उनको अधिकार दिया गया है कि गांव फैक्ट्री लगा सकते हैं, उद्योग धंधे लगा सकते हैं। फैक्ट्री लगाने का शायद ही कोई समझता होगा कि गांव पंचायतों को ये अधिकार मिला होगा कि वो फैक्ट्री लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, गांव पंचायतों को फैक्ट्री लगाने का अधिकार दिया गया है। और उस फैक्ट्री लगाने के लिए ये भी व्यवस्था की गई है कि वो फैक्ट्री लगाने के लिए बैंकों से सीधे लोन ले सकते हैं, बैंकों से अपने ज़मीन को रख के, जैसे आम आदमी लोन लेता है, जैसे एक कॉरपोरेशन लोन लेता है, उसी तरह से गांव पंचायत भी कॉरपोरेशन की तरह काम कर सकती हैं, लोन ले सकती हैं। अगर गांव पंचायतें अगर ये करती हैं तो तमाम जो आप एक कॉरपोरेशन की तरह काम करती हैं, एक आप देखते हैं कॉरपोरेशन बन गई और तमाम उद्योग धंधे वो अपना धंधा कर रहे हैं, और गांव पहले से ही कॉरपोरेशन के ही तर्ज पर काम कर रहा है, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि गांव पंचायत खुद ही एक कॉरपोरेशन है, खुद ही उद्योग धंधे लगा सकती है, खुद ही तमाम लोगों को रोजगार दे सकती है। अगर एक गांव पंचायत नहीं कर सकती है तो 3, 4, 5 गांव मिलकर फैक्ट्री लगा सकती हैं। ये सारी व्यवस्था कानून में दिया हुआ है। अब इसके आगे बढ़ते हैं इनके गांव के अधिकारों के बारे में। तो अब गांव में ये आप जानते हैं कि जलकुंभी बहुत होती है, जलकुंभी सफाई के लिए उनके पास अधिकार मिला हुआ है। मृतक पशुओं को रखने डिस्पोजल करने के लिए मिला है। आप कब्रगाह के व्यवस्था करने के लिए मिला है, जहां लोगों को शमशान घाट का बनाने के अधिकार मिले हुए हैं। उसके अलावा उनको ये भी अधिकार है कि अगर इसके लिए खुद सफाई वो करते हैं, किसी की नाली और खड़ंजा, ये नाली खराब करते हैं, किसी गड्ढा किसी ने गंदगी किया है, किसी ने अपनी ज़मीन में झाड़ी वाड़ी पैदा कर दिया है, तो गांव वालों को ये अधिकार है कि वो उनको उनसे ये काम करवाएं और उसके बदले में जो खर्चा होता है उस खर्चे को गांव वाले उनसे लें। सफाई के साथ साथ अब आप आ जाइए कि गांव वालों को अपनी योजना बनाने का, कौन सी छोटी योजना, कितने खर्चे की योजना है हम बनाएं, कम पैसे की योजना है उसके क्या नियम है, ज़्यादा पैसे की योजना कैसे बनाएं, उससे भी बड़ी योजना है उस योजना को कैसे बनाएं, ये भी उनके अधिकारों में है। कर्मचारियों के नियुक्ति में का अधिकार है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। ये सारे अधिकार उनको दिए गए हैं, लेकिन वही बार बार कहता हूँ मैं ना कि अधिकार फायदा क्या है, जो अधिकार में राज्य सरकार के हर मामले में दखल। अब आप पुस्तकालयों के, पिछले बार भी मैं बता चुका हूँ, पुस्तकालयों की स्थापना के लिए है। किसी गांव में इन्होंने कोई पुस्तकालय क्या स्थापित किया है कभी? कहीं हम तो नहीं देखते हैं कि भाई आपने किसी गांव में पुस्तकालय का स्थापना की गई हो, तो आप जानते होंगे। अब उसके बाद कुछ अधिकार ऐसे हैं जो आप उसका इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी बहुत उसके बारे में जानते हैं। जैसे कुटुंब रजिस्टर है, ये गांव वाले, गांव पंचायत ही मेंटेन करता है कि कुटुंब रजिस्टर कैसे बनाया जाए, और उसमें पूरे परिवार का कुटुंब रजिस्टर। अब इसके अलावा 2-3 अधिकारों के बारे में आपको जानकारी महत्वपूर्ण है कि जन्म और मृत्यु का भी प्रमाण इनके पास है, कब जन्म को लिया और कब मृत्यु हुआ। जैसे ही कोई जन्म लेता है तो 3 दिन के अंदर आपको गांव पंचायतों में बताना होगा, और मृत्यु होगा तो उसकी भी सूचना गांव पंचायत को देनी होगी। एक और है, बहुत बड़ा अधिकार गांव को मिला है कि एक गांव पंचायतों के लिए एक सामान्य लाभ निधि बनाई गई है। इस निधि का मतलब ये है कि एक ऐसा निधि अकाउंट बनाया गया है जिसमें गांव में तमाम तरह के, जैसे गोष्ठियां होती हैं, प्रवचन होता है, उसके लिए
कोई व्याख्यान होता है, इन व्याख्यानों को कराने के लिए वो निधि से है, उस निधि से पैसा गांव को जाना चाहिए ताकि वो लोग इस तरह के जागरूक अभियान चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ, तो हमें तो कोई पैसा देगा नहीं निधि से कि भाई आप गांव को जागरूक कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और इसको और आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये सब बन तो गई है, लेकिन राज्य सरकार अपना उसका बंदरबाट जैसे करती है, निधि बना होगा, उसका कागज पर हो रहा होगा कि आज ये गांव में ये गोष्ठी हुई, गांव में ये कार्यक्रम हुए, गांव में वो कार्यक्रम हुए, ये सब चल रहा होगा। इसके अलावा जल प्रबंध समिति है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गांव में जल को बहुत महत्व दिया है। और एक है भूमि प्रबंध समिति, जल समिति, भूमि प्रबंध समिति। गांव के माने जल को व्यवस्था को इसलिए इम्पोर्टेंट दिया गया है कि गांव में जल से ही पूरी उनकी खेती का कार्य होता है। अब जल का किस तरह से संरक्षण किया जाए, एक समिति बनी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भूमि प्रबंध समिति है, उसके कानून अधिकार मिले हैं, उसी तरह जल प्रबंध समिति के भी कानून अधिकार मिले हुए हैं। और ये जो कमेटियां हैं वो इतनी महत्वपूर्ण कमेटी हैं कि एक एक बूंद जल का इंतजाम करना, नुकसान न हो, जल को कोई गंदा न करने पावे, जल में कोई जहर न डालने पावे, जल के किस तरह से जल में अगले साल के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, अभी कैसे इस्तेमाल करेंगे, बहुत एक विस्तार से सारा अधिकार दिया गया है। ये मैं इसलिए केवल आपको इसका संदर्भ दे रहा हूँ कि सारे अधिकार गांव को मिले हुए। इतने सारे अधिकार गांव को आपने देखा कि गांव के सारे अधिकार दिए गए। अब इन गांव के इन अधिकारों को पाने का क्या तरीका है, मैंने अब पूरी आपको शुरू से लेके और ये आज तक बता दी कि कैसे गांव के कितने अधिकार हैं, और महापुरुषों की बता दी। ये भी बता दिया कि महापुरुष चाहते थे कि गांव की सरकारें बने, स्वशासी गांव का मतलब गांव हर मामले में स्वतंत्र रहें। आज मैंने बताया 3F का भी आपको एक उदाहरण दिया। 3F का मतलब क्या होता है, फंड, फंक्शन और फंक्शनरी, ये भी आप समझ लें। ये भी बता दिया कि संविधान के ज्ञानियों ने, विद्वानों ने भी कहा कि गांव को आप अधिकार दीजिए। ये भी मैंने बता दिया कि ये राज्य की जो किस तरह से इस सत्ता को हड़प लिया है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद भी फिर वही बात वहीं के वहीं आ जाती है, जो कि मैं बार बार ये बात करता हूँ कि अगर ये अधिकार गांव को मिले हुए हैं तो इन अधिकारों को गांव को नहीं दिया जाएगा तो गांव 1 अरब लोग जो गांव में रहते हैं, 70% आबादी गांव में रहती है, तो कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो इनके पास है कि लोग उस व्यवस्था से इन 70% लोगों को आप काम दे सकें। गाँव में क्यों हम इस बार क्यों हम कहते हैं कि गांव सरकार से सबसे बड़ा आजकल जो बेरोजगारी की समस्या है, हम ये कहते हैं कि गांव सरकार बनाइए। जितने काम मैंने गिनाए हैं और जितने मैंने गिनाए इन्हीं के कानूनों से, इन्हीं के अधिकार से जितने कानून मैंने गिनाए, उन सारे व्यवस्थाओं को अगर आप देख लीजिए तो आप ही को लगेगा कि तो गांव में ही सैकड़ों लोगों के लिए काम मिल जाएगा, सैकड़ों लोगों के लिए काम गांव में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ गांव के क्या मिलेगा, जब उनके पास अच्छे स्कूल होंगे, अच्छे अस्पताल होंगे, खेल के मैदान होंगे, स्वास्थ्य की हर तरह की व्यवस्था होगी, तो क्या होगा कि उनका रह के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। आप सभी से पूछिए कि गांव में रह के ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। मैं सोचता था कि ये जो मजदूर हैं गांव में, अभी लॉकडाउन जो हुआ था उसमें जो मजदूर यहाँ शहर छोड़ के और गाँव गए थे, तो मुझे ये लगा था कि मैंने आपको एक किताब भी लिखी थी, कोरोना डायरी, और उस कोरोना डायरी में मैंने बात लिखा था कि ये जो मजदूर गांव से गए हैं, 10-10 हज़ार रुपया, 12-12 हज़ार रुपया शहरों में पाते थे, ये गांव में जाएंगे तो ये गांव में अब लौटेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ये गांव में, शहर में तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि एक छोटी सी मुसीबत आई और हमारा जीवन नरक हो गया और हम लोग को अपने गाँव लौटना पड़ा। तो मुझे आशा थी कि ये मजदूर गाँव से शहर नहीं लौटेंगे, ये लोग वही व्यवस्था इनके लिए होगी और वो काम करेंगे। लेकिन मुझे अभी हाल में एक व्यक्ति मिले जो कि वो मजदूरों की ठेकेदारी का धंधा करते हैं और उनके पास करीब 4,000-5,000 मजदूर उनके पास हैं और वो दिल्ली में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि ये तो मैंने देखा कि मुझे भी आशा थी कि ये लौट के नहीं आएंगे, तो लेकिन वो कह रहे हैं कि अब सारे के सारे मजदूर उनके वापस आ गए, थोड़े बहुत छोड़ दीजिए, लेकिन करीब 90% मजदूर गाँव में चले आए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट 9,000 रुपया उनको मिनिमम वेजेज देती है और वो उनको 12,000, 11,000, 12,000
हम उनको वेतन देते हैं। आप बताइए 9,000, 11,000, 12,000 के काम के लिए उनके 5,000 मजदूर जो लॉकडाउन के बाद गांव में गए थे, वहाँ से फिर आके शहर में आ गए। अब 9,000, 10,000, 11,000 के लिए फिर वो 5,000 लोगों के कैसे नार की जीवन शहर में बीत रही होगी। अब जब ये हम खुद कह रहे हैं कि हम गांव में जब ये सारी गतिविधियां हम तेज कर देंगे तो गांव में ही 4,000, 5,000, 7,000, 8,000 के काम मिलने लगेगा, तो ये लोग मजबूर होकर शहर में क्यों आए। उन्होंने बताया कि मालूम हुआ कि गांव से क्यों आए, क्योंकि गांव में कुछ करने को नहीं है, गांव में उनके पास कोई काम धंधा ही नहीं है, तो गांव में रह के क्या करेंगे। तो ये स्थिति आपने गांव में बना दिया है कि ना वहाँ कुछ काम करने को है और ना जिंदगी को लगता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं। तो इसीलिए हम इन बातों को गांव सरकार पर मैं इतना जो बार बार आपको जोर दे रहा हूं कि गांव सरकार को अगर हम नहीं बनाएंगे, तो गांव सरकार के लिए अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो यही फिर वहीं का वहीं पहुंच जाएंगे। उसी तरह का जो लोग शहर में आए फिर उसी शोषण का शिकार, फिर उसी तरह शहर देखिए 10, 11, 12,000 में ज़िंदगी शहर की कुछ हो नहीं सकती है। 5,000 के तो वो किराया कमरे का देता है, तो जो आदमी 5,000 के 4,000 किराया का देता, मान लीजिए अगर एक कमरे में 2-3 बेरल हैं तो 2-3 लोग गांव में किराया रह लेते हैं, तो 2-3 लोग एक कमरे में रह लिए तो उससे कौन सी ज़िंदगी उनकी फिर बचा 4,000, 5,000 कुछ खाने में लग जाता है। तो उनकी जो नार की ज़िंदगी चल रही है उस नार की ज़िंदगी से कैसे गांव के लोग को मुक्त करेंगे। और ये कोई आज की बात नहीं है, कितना भी शहर विकसित हो, आज मान लीजिए उनकी तनख्वाह मिल रही है 12,000, कल 13,000 हो जाएगी, मान लीजिए बहुत मिली 14,000, लेकिन 14,000 के साथ महंगाई इस पर 1.5 गुनी और 2 गुनी हो जाएगी, तो उनकी ज़िंदगी तो वहीं वहीं रह जाएगी। गांव में उनके पास संभावना है, गांव में असीम संभावना है। मान लीजिए आज उन्होंने गांव में कोई एक काम किया और अगर उन काम में उनकी प्रवीणता शुरू हुई, योग्यता से हासिल हुई, तो धीरे धीरे वो अपने गांव से बहुत आगे अपना काम करके बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनको स्वतंत्र रहेंगे, अपने ढंग से करने की उनके अंदर क्षमता भी विकसित होगी। और आजकल तो ऑनलाइन का काम है। अब बताइए दिल्ली या लखनऊ, मुंबई से बैठ के ऑनलाइन काम हो सकता है, तो मैं समझता सबसे अच्छा ऑनलाइन का काम तो गाँव से बैठ के हो सकता है। लेकिन गांव से बैठने के आप इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि गांव में आपको करने की वो अभी ना वो हुनर दिया गया है और ना आपको वो साधन दिया गया। अब ये गांव के लोग, अब जो अगर टावर की बात कर रहे हैं, अगर गांव की सरकार रहती तो खुद अपने गांव का टावर लगा लेती। अगर बिजली मान लीजिए नहीं आती है तो खुद सोलर एनर्जी गाँव लगा सकती है। गांव वाले अगर किसी लड़के को ट्रेनिंग देना हो, अच्छा कोई कंप्यूटर के अच्छे ट्रेनर रखना हो, कंप्यूटर के गांव वाला ट्रेनिंग का शिक्षा दे सकते। तो गांव वाले तो सब कुछ अपना खुद कर सकते हैं ना, और सब खुद कर सकते हैं, तो उनको क्या जरूरत है कि शहर के में उन लड़कों को जाके और उन नौजवानों को जाके उनको भटकने के लिए उनको छोड़ दें और वो बेचारे ज़िंदगी भर इसी तरह से 10,000, 11,000, 12,000 फिर वो बीमार पड़ते हैं, तो फिर वो कर्जे में डूब जाते हैं, फिर वो सड़क पर मर जाते हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। कम से कम गाँव में रहेंगे तो लोग आपस में पूछेंगे, उनको ताकत देते हैं, मदद करते हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को गहराई से समझ लीजिए कि किस तरह से आपका जो भविष्य है गांव के लोगों का, वो गांव के सरकार से ही जुड़ा हुआ है। आपको इन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ आपका भविष्य नहीं जुड़ा हुआ। गांव सरकार मजबूत होगी तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मजबूरी होगी कि आपको हर प्रकार से फाइनेंशियल या और भी संसाधनों को इनको देना ही पड़ेगा। क्यों कि ताकत तो आपके पास होगी। 70%, 1 अरब लोगों के पास जब ताकत रहेगी तो ये 25-30 करोड़ लोग तो उन पर निर्भर रहेंगे ही रहेंगे, उनके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। तो आप जो आज गुलामी झेल रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि भारत आज़ाद गांव गुलाम, उस गुलामी को उलट दीजिए। आप नहीं गुलाम हैं और आपको आज़ाद होना है। और ये आज़ादी का जो फार्मूला मैं बार बार आपको ध्यान दिलाता रहता हूँ कि गुलामी क्यों है, आपने देख लिया। एक के बाद एक गुलामी के आपके पास सामने प्रमाण में रखता चला गया हूँ और आगे भी आपको इसके बारे में बताऊँ। आज का विषय बिल्कुल साफ है कि हमारा गांव का विषय यही था, रखा था कि गांव करे फैसला और गांव करे काम। गांव करे फैसला से और अगर ये होने लगे तो गांव में काम की असीम संभावनाएं गांव में है। क्यों कि जहां आबादी रहेगी काम तो वहीं होगा, ज़रूरतें वहां पूरी करने की ज़रूरत होगी। वहाँ लोग 1 अरब लोग रहते हैं जो उनकी ज़्यादा ज़रूरतें हैं। अगर उदाहरण के लिए मान लीजिए सब लोग एक जूता ही पहनना शुरू कर दें,
1 अरब लोगों को जूता बनाने का गांव वाले काम शुरू करते तो कितने जूते लगेंगे। और वो व्यवस्था है कि गांव में उद्योग खड़ा करने की जरूरत है। मान लो टूथब्रश ही बनाने की बात एक है, टूथब्रश बनाने के लिए अगर हम गांव वाले फैक्ट्री खोल दें तो कितने टूथब्रश बनाने। कोई कंप्यूटर का ही बनाना काम शुरू कर दे, कितने कंप्यूटर गांव वाले चाहें तो अपने इंडस्ट्री खोल सकते हैं और अपना कंप्यूटर बनाने काम कर सकते हैं। कितना काम है। 1 अरब लोग जिस देश में गांव में रहते हैं वहाँ कोई काम की कमी है? तो काम है, बस इस व्यवस्था को, बस अधिकार आपके पास मिल जाए। फंड का अपने ढंग से खर्चा करने को अधिकार तो है ही है, उसको अपने ढंग से अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने ढंग से अपना फैसला ले या अधिकार रहेगा, पैसा रहेगा तो विशेषज्ञ आप जहाँ से चाहेंगे वहाँ बुला लेंगे। आखिर में सरकार भी अपने तो क्या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अपने दिमाग से तो नहीं काम करते ना, वो लोग तो विशेषज्ञ ही रखते हैं। तो जब ये विशेषज्ञ रख के काम करा सकते हैं कि तो गांव के लोग विशेषज्ञ नहीं रख सकते। मान लीजिए आपको जूते की फैक्ट्री लगानी है, एक अच्छी बड़ी फैक्ट्री लगानी है, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, तो जूते की फैक्ट्री लगाने के लिए आप तमाम दुनिया, हिंदुस्तान के दुनिया भर से आप लोगों को टेंडर डालेंगे, विशेषज्ञ आएंगे, बताएंगे ऐसी ऐसी फैक्ट्री लगाइए, यहाँ मार्केटिंग होगी, बेचने वाले कुछ और बनेंगे, बनाने वाले कुछ और लोग आ जाएंगे, और गांव के लोगों को फिर ट्रेनिंग दे दी जाएगी। एक बात आपको बताऊं कि जैसे बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे मान लीजिए रफेल जहाज है, आपने बड़ा रफेल का चर्चा सुना। अब रफेल जहाज तो अभी तो हम खरीद के लाए जर्मनी से। अब बाद में क्या होगा कि रफेल जहाज जब हमारे यहाँ आ गई तो रफेल के अपने देश के लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, वो रफेल जहाज बनाने के सीख लें, फिर रफेल जहाज बनाने की फैक्ट्री अपने यहाँ लगेगी और उस फैक्ट्री में अपने यहाँ जो लोग सीखे होंगे वही काम करेंगे। ये तो वही काम छोटे स्तर पर गाँव में हो सकता है। आज हम जूता बाहर से खरीदते हैं, कल हम अपने यहाँ छोटा सा फैक्ट्री लगवाएंगे, फैक्ट्री में बाहर के लोगों को बुलाएंगे, उनसे सीखेंगे, फिर गांव वाले सीख लेंगे, फिर जूता फैक्ट्री बना लेंगे, फिर बेचने वाले, खरीदने वाले सब गांव में ही पैदा हो जाएंगे। इसी तरह से बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं। अच्छा अस्पताल बना सकते हैं जिसमें इर्द आस पास के लोग आके पैसा दे के अस्पताल चला सकते हैं। असीम संभावना है। मैं आपको क्या बताऊं कि आप बताता ही रहा हूं और आगे भी बताता रहूँगा, संभावना है, लेकिन बशर्ते कि आपके पास अधिकार हो, करने का अधिकार, उसको लागू करने का अधिकार और निर्णय लेने का अधिकार। तो साथियों, आज का मैं समझता हूँ कि ये आपने इस बात को जो मैंने कहा कि गांव करे फैसला, गांव करे काम, ये इसका उद्देश्य यही बताने का था कि आप पास खुद फैसला करिए और खुद काम करिए। देखिए आप कितने जल्दी आप गांव को विकसित कर सकते हैं। और जो मैं कहता हूँ कि गांव को स्वर्ग बनाएंगे, गांव निश्चित रूप से स्वर्ग बनेगा, लेकिन अगर ये आपको सारे अधिकार मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।